वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने दो तरह के सेल डिविजन्स को रीड किया. वी रेड अबाउट ए माइटोसिस विच इज़ अ डायरेक्ट डिविजन एंड वी रेड अबाउट द माइटोसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोमैटिक डिविजन. माइटोसिस में स्टूडेंट्स दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए थे एट द एंड which have the same number of chromosomes and the same amount of DNA as that of the parent cell. Now today we will move on to the last type of cell division, that is the meiosis. Now what is the main difference between mitosis and meiosis and why meiosis was required? Meiosis जो है स्टूडेंट्स, इसमें जो फाइनली डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एंड डीएनए हैं वो हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू पेरेंट सेल. ऐसा क्यों होगा इसे अभी हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे. आइए उसके पहले हम कुछ इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को लर्न करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मूर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्होंने ही टर्म दिया था meiosis. So they also gave the term meiosis. Meiosis was first seen by them and the term meiosis was also given by Farmer and Moore. Now हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस को स्टडी करने का सबसे अच्छा मटेरियल होता है अनियन रूट टिप, जबकि meiosis को स्टडी करने का सबसे अच्छा मटेरियल है the best material to study meiosis is the pollen mother cell of plants. So it is the pollen mother cell जो pollen form करते हैं, which are the gametes, pollen mother cells. meiosis जो है स्टूडेंट जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, तो ये हमेशा जो इवन नंबर ऑफ जीनोम्स जिसके पास हैं, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, उन्हीं में पॉसिबल है. हेप्लॉइड में ये कभी भी नहीं हो सकता. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट अकर्स ओनली इन इवन जीनोम्स लाइक डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, नॉट इन हैप्लॉइड दैट इज एन, ट्रिप्लॉइड 3n, 5n, इनमें कभी भी नहीं होता. इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होना है. अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स से ह्यूमन सेल, हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 2n इज इक्वल टू 46. 23 मदर से आए हैं, 23 फादर स्पर्म एंड एग से आए हैं. इसमें जब मियोसिस होगा तो दो सेल्स फॉर्म होंगे, दो डॉटर सेल्स, और उन दोनों में ही 23 क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी n इज इक्वल टू 23 हो जाएगा. ये दोनों हैप्लॉइड है. और फिर एक बार और इनमें मियोसिस होगा. दिस इज मियोसिस 1. मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, अभी हम रीड करेंगे. और जब सेकेंड मियोसिस होगा इन दोनों में, तो सेम वो 23 ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे. n इज इक्वल टू 23 लाइक दिस. We will just read how it is happening. So meiosis जो है स्टूडेंट्स, ये दो स्टेप्स में होता है, meiosis 1 एंड meiosis 2, और एंड में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. अगर सपोज करिए कि ये डिप्लॉइड सेल ना होके हैप्लॉइड सेल होता, सपोज ये n होता, तो फिर वो जब डिवाइड करेगा तो n/2 थोड़ी ना हो सकता है. वो हमेशा इवन वाले जीनोम जो होंगे, इवन जीनोम्स, उन्हीं में ही मियोसिस पॉसिबल है. सो मियोसिस अकर्स एज मियोसिस 1 एंड 2. क्या होगा अभी हम रीड करेंगे डिटेल में. माइटोसिस में ऐसा नहीं था. माइटोसिस में कम टाइम लगता है, क्योंकि माइटोसिस से डायरेक्ट 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं. मियोसिस में पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, तब 4 डॉटर सेल्स बनेंगे. सो इट इज़ अ लेंदी डिविजन. अब जो मियोसिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है उन सेल्स में जिन्हें गैमीट्स बनाने हैं. ऑलराइट, सो अकर्स इन गैमीट फॉर्मिंग सेल्स.
गैमीट फॉर्मिंग सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बॉडी सेल में नहीं होगा। अगर स्किन सेल में मियोसिस हुआ तो जो स्किन का सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, अब जो डॉटर बनेगी उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये तो सारा सेल ही गड़बड़ हो गया। ये सिर्फ गैमीट्स में मिलता है, जो गैमीट्स बनेंगे। कैसे, ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सपोज ये स्पर्म है, ये एग है, ओके, दिस इज स्पर्म मेल गैमीट। प्लांट्स में ये माइक्रोस्पोर हो जाएगा, और ओवम दिस इज द फीमेल गैमीट। अगर सपोज करिए कि ये दोनों माइटोसिस के थ्रू बने होते, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये दोनों फ्यूज करते, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता, तो जो सेल बनता जिसे हम जाइगोट कहते हैं, उसमें कितने क्रोमोसोम्स आ जाते? 46 + 46 यानी 92। और 92 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में तो पॉसिबल है नहीं। ह्यूमन बॉडी तो किससे बनती है? 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल से। तो यानी वो इंसान नहीं बनता, वो पता नहीं कौन सी स्पीशीज बन जाता। इसीलिए मियोसिस की ज़रूरत पड़ती है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ताकि जब स्पर्म और ओवम बने तो उनमें क्रोमोसोम्स 23 रह जाए स्पर्म्स में और 23 ओवम में, ताकि व्हेन दे फ्यूज जो जाइगोट हो उसमें 2n = 46 हो जाए, और फिर ये जाइगोट में माइटोसिस होते जाएंगे और हमारी पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी। तो जो गैमीट्स बनते हैं दैट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ मियोसिस। ऑलराइट, ये आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से ये फॉर्म होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मियोसिस में ऐसा क्यों हो रहा है कि क्रोमोसोम और डीएनए हाफ हो रहा है। क्योंकि पूरे मियोसिस में जो डीएनए है वो एक बार डबल होगा, जबकि सेल या न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करेगा। ऑलराइट, ये अभी आप लिख लें, इसको और अच्छे से समझेंगे हम। डीएनए replicates once, very very important, but cell or nucleus divides twice। यही बेसिस है जिसके कारण कि डीएनए आधा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते भी हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। डीएनए वंस सेल ट्वाइस, डीएनए ट्वाइस सेल वंस, डीएनए ट्वाइस सेल ट्वाइस, डीएनए वंस सेल वंस, इस तरह से 4 ऑप्शंस आते हैं। सो डीएनए विल रेप्लिकेट वंस while the cell or the nucleus will divide 2 times. Now let us see how the meiosis happens. मियोसिस जो है वो 2 स्टेजेस में होता है। अभी अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। सो मियोसिस के 2 स्टेप्स होंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 2, इसमें 2 और 1 हमेशा रोमन इस तरह से लिखते हैं, नॉर्मल 1 2 नहीं लिखते। ये एम फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा दोनों बार और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। सो मियोसिस 1 में पहले होगा कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो फिर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन 1। जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा वो फिर वही सेम जैसा माइटोसिस में था, 4 स्टेजेस में होगा। इन्हें हम कह देंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, मियोसिस को अच्छे से समझें आप, ठीक है। ऐसे ही जो मियोसिस 2 है उसमें भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यानी कैरियोकाइनेसिस 2 होगा, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, यानी साइटोकाइनेसिस 2। इसके बाद 2 सेल्स बन जाएंगे और फिर वो दोनों में मियोसिस 2 होगा तो 2 से 4 सेल्स बन जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस जो है स्टूडेंट्स, ये फिर वही 4 स्टेजेस में परफॉर्म होगा, प्रोफेज 2,
मेटाफेज सेम, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, टीलोफेज 2. ऑल राइट. इसकी जो प्रोफेज है मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1, it is further divided into 5 stages. Now this we have to learn very carefully. प्रोफेज 1 को 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं इन सीरियल ऑर्डर. दे आर लेप्टोटीन, हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पेकाइटीन, we will see what all changes happens, diplotin and dikinesis. These are the 5 substages of prophase 1. Now you have to understand clearly कि जो सेल मियोसिस के डिवीजन में एंटर हो रहा है वो ऑलरेडी इंटरफेज से पास हो चुका है. यानी कि इंटरफेज सेल, इंटरफेज मतलब G1 प्रिपेयर हो चुके होंगे उसके सारे प्रोटीन्स वगैरह, S DNA उसका डबल हो चुका है, प्लस ट्यूब्यूलिन फाइबर, सेल ऑर्गेनेल्स ये सब भी डबल हो चुके हैं. ऐसा सेल एंटर करता है मियोसिस में. ठीक है, तो ऐसे सेल ने मियोसिस में एंटर किया, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, प्रोफेज 1, ये 5 स्टेजेस हुई, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, 2 सेल्स बन गए. अब उन्हें वापस डिवाइड करना है, यानी कि उन्हें वापस से क्या करना पड़ेगा, सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. यानी साइटोकाइनेसिस 1 के बाद में एक और प्रिपरेटरी स्टेज आएगी, अनदर प्रिपरेटरी स्टेज. इस प्रिपरेटरी स्टेज को इंटरफेज नहीं कहते, इसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं. इट इज अ शॉर्ट प्रिपरेटरी स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ठीक है, फिर जब ये फिर से प्रिपेयर हो जाएगा तब फिर ये दोबारा सेकेंड डिवीजन करेगा. ये फेज बिल्कुल इंटरफेज की तरह है, लेकिन इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो डीएनए रेप्लिकेशन. दैट मीन्स G1 और G2 तो प्रेजेंट है, बट S स्टेज जो है वो एब्सेंट है. इसीलिए हमने लिखा था कि सेल तो 2 बार डिवाइड हो रहा है, पर डीएनए एक ही बार डिवाइड होता है, डबल होता है. डीएनए डज नॉट डुप्लीकेट द सेकेंड टाइम. इसीलिए हम इसे इंटरफेज ना कहकर इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. तो सबसे पहले प्रिपेयर हुआ G1 S G2, फिर मियोसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस, नो डीएनए डुप्लीकेशन, then meiosis 2. This is how meiosis happens. Now let us understand what happens in meiosis 1. आप इस चार्ट को बनाइए, फिर हम meiosis 1 को स्टडी करते हैं. Now students, let us first understand what happens in meiosis 1. Okay? यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सेल ऑलरेडी इंटरफेज में एंटर होके पास हो चुका है, सब चीज़ों की डबलिंग हो चुकी है, इंक्लूडिंग डीएनए रेप्लिकेशन. So now we will talk about meiosis 1. meiosis 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. रिडक्शनल डिवीजन. इसके एंड में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा. क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड. और कितना रिड्यूस होगा, हाफ्ड. डीएनए सेम एज पेरेंट सेल. अब ये कैसे होगा, हम इसको स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कैरियोकाइनेसिस 1. कैरियोकाइनेसिस 1 में हम पहले स्टडी करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस हैं, अभी हमने लिखा था 5 सब स्टेजेस. ऑलराइट,
Now let us try to understand all these stages. All right, ठीक है. प्रोफेज 1, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या क्या हुआ था स्टूडेंट्स? एक तो क्रोमैटिन फाइबर्स ने कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाए थे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस टुवर्ड्स एंड डिसअपियर हो गए थे. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक सेल बनाते हैं, इंटरफेज सेल है ये, इंटरफेज सेल, यानी कि G1 S और G2 क्रॉस कर चुका है. ठीक है, लेट अस से दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें 2 सेंट्रोसोम्स मिलेंगे. ठीक है, ये 2 सेंट्रोसोम्स हैं, डुप्लीकेट हो चुके हैं ऑलरेडी ये एस फेज में. ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होगा और ये क्रोमैटिन है. दिस इज द क्रोमैटिन थ्रेड. इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है? फॉर एग्जाम्पल हम 4 ले लेते हैं, सेम माइटोसिस की तरह. अब वैसे तो ह्यूमंस में 46 होता है, बट हम इतना सारा बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो सपोज एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें 2n = 4 है. 2 क्रोमोसोम्स मदर से आए हैं, 2 क्रोमोसोम्स फादर से आए हैं, और इसका जो DNA है वो कितना है? डबल हो चुका है स्टूडेंट्स, यानी DNA कितना हो गया? 4C. पेरेंट में कितना था? पेरेंट सेल हैड 2C DNA. अब क्योंकि ये डबल हो चुका है, इंटरफेज है, तो यहाँ पर कितना हो गया है? 4C DNA. अब पहली स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज इज लेप्टोटीन. इस 5 स्टेजेस के एंड तक आते आते हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस को गायब करना है, डिसअपियर करना है, स्पिंडल फाइबर को पूरा फॉर्म करना है और क्रोमोसोम्स प्रॉपरली फॉर्म करने हैं. ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेम एज माइटोसिस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे बहुत अच्छे से समझें आप. नाउ व्हाट विल हैपन? फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन, ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस लास्ट में जाके डिसअपियर होगा. सो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली फॉर्म करेंगे. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो सेंट्रोसोम्स हैं उन्होंने दूर दूर मूव करना शुरू कर दिया है. दे हैव स्टार्टेड मूविंग एंड स्टार्टेड फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर्स. ऑलराइट, लेप्टो का मतलब होता है थिन और टीन का मतलब होता है थ्रेड्स. इस समय पे क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स तो बना रहा है, पर वो क्रोमोसोम्स अभी बहुत पतले हैं, थिन हैं, स्लेंडर हैं, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं. किस तरह से? इस तरह से. सपोज ये एक है क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम. ठीक है, ये 2 सपोज फादर से आए हैं और ये 2 लेट्स से मदर के क्रोमोसोम्स हैं. ऑलराइट, सो इस स्टेज में क्या क्या हो रहा है? नंबर 1, लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स, एक ही बात है. ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे गुलदस्ता हो. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड बुके स्टेज. गुलदस्ता, बुके स्टेज. और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें ऐसे बीड्स दिखती हैं. सो दे हैव बीडेड क्रोमोसोम्स. स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो गया है पर बना नहीं है अभी. सो लॉन्ग स्लेंडर, दैट मीन्स थिन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट and they are in the form of a bouquet. Now what happens in the second stage? This is the first stage. अब क्या होगा? Second is the zygotine stage. What will happen? ये जो students homologous chromosomes हैं, what are homologous chromosomes? The chromosomes which carry the same type of information. For example, 23 chromosome human cell में mother से आए, 23 father से आए. इन 23 और 23 का जो सेट है, 2 सेट्स, इन दोनों पे सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है. सपोज करिए कि क्रोमोसोम नंबर 5 जो फादर से आया है उस पे हमारी आई का कलर की इंफॉर्मेशन है.
ऐसे ही मदर का जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उस पे भी आई कलर है। कलर अलग अलग हो सकता है, फादर से ब्लू कलर आ रहा है, मदर से ब्लैक कलर आ रहा है, लेकिन ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमो मीन सेम क्रोमोसोम्स। सेकेंड स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी ह्यूमंस की अगर बात करें तो जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने जोड़े को, अपने अपने पार्टनर को ढूंढ के और पास पास में आके पेयरिंग कर लेंगे। सो कैसे दिखेंगे ये, आइए देखते हैं सेकंड में। ये वापस से हमने एक सेल बनाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी है, सेंट्रोसोम और दूर दूर चले गए हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता जा रहा है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आ गए। अब ये क्रोमोसोम्स और थिक हो गए हैं, ऐसे दिखेंगे, एक येलो एंड एक पिंक। दे आर कैरिंग द सेम इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो व्हाट इज हैपनिंग, ये कैसे पेयर है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, बगल बगल में, ऐसे भी तो पेयरिंग हो सकती थी, नहीं, इस तरह से होती है लेटरल पेयरिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग, लेटरल पेयरिंग बिटवीन homologous chromosomes carrying the same information or the same genes, lateral pairing। इस lateral pairing को कहते हैं स्टूडेंट्स साइनैप्स। साइनैप्सिस का मतलब होता है जॉइनिंग, फ्यूजन, तो यानी यहाँ पर क्या बन गया, साइनैप्स बन गया। ठीक है, ये साइनैप्स क्यों बनता है, इनको पास पास में कौन अटैच करता है, ये जैसे हैं, इनके बीच में एक लैडर, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ, जो इन्हें साथ में जोड़ के रखता है, फ्यूज करके रखता है। सो द सेकेंड पॉइंट इज दैट फॉर्मेशन या सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, एक न्यूक्लियोप्रोटीन यानी प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, कीप्स देम टुगेदर, ये इनको साथ में बाइंड करके रखता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं किस तरह से जॉइंड है, बाय सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक में हम दिखा देते हैं, जैसे इसमें सपोज इस तरह से ये सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। This is the synaptonemal complex and this is a pair of homologous chromosome। अब ये जोड़े में आ गए हैं पेयर में, तो अब इस पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं। ऑलराइट, दिस इज अ बाइवेलेंट क्रोमोसोम, दैट मीन्स टू homologous chromosomes together। So bivalent seen। What is bivalent? Bivalent is two होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो एक जोड़ा बनता है, दैट इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट। ठीक है, ये कैसा है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं अपन। ये इस तरह से है, ये इसका सेंट्रोमियर होगा लाइक दिस, ये दूसरा है लाइक दिस। इन दोनों के अंदर डीएनए मटेरियल ऑलरेडी डबल है। ठीक है, यानी अभी जो हमें ये ऐसा है, अभी हमें ये ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली इसके अंदर भी दो क्रोमैटिड्स हैं सिस्टर, इसके अंदर भी दो क्रोमैटिड्स हैं, यानी एक्चुअली ये इस तरह से है, ये दो एक है, ये दो क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये इस तरह से, पर अभी ये खुले नहीं है, ऐसे नहीं दिख रहे हैं आपको, ये अभी साथ में जॉइंड है, ये एक ये दूसरा, दोनों क्रोमोसोम्स पास पास में लगे हुए हैं लाइक दिस। सो दिस इज अ बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। ठीक है, तो बाइवेलेंट बन गए, लेटरल पेयरिंग हो गई और उसके कारण से जो सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है उसके रिजल्टेंट ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द थर्ड स्टेज, दैट इज द पेकाइटीन स्टेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेज। लेट अस ड्रॉ। अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, सेंट्रोसोम्स
और पोल्स अपार्ट हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते जा रहे हैं, एंड तक इन्हें पोल्स पे पहुंचना है। अब जो ऐसा क्रोमोसोम्स थे ये दोनों, इनके जो क्रोमैटिड्स हैं वो इस तरह से सेपरेट होके दिखेंगे। तो यानी अब जो पहले 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे थे अब वो 4 क्रोमैटिड्स के रूप में दिखने लग जाएंगे। इसके अंदर ऑलरेडी 2 क्रोमोनीमा थे, 1 and 2। इसके पास में भी 2 थे, 1 and 2। अब ये कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स, आइए इसको यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम जो अभी भी अटैच्ड है वो ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। ऑलराइट, ये एक डीएनए हो गया, ये एक डीएनए या क्रोमैटिन का थ्रेड है, ये इसके 2 हैं। यानी जो चीज़ दिख ऐसे रही थी वो अब ऐसे दिखने लगी है। इसे कहते हैं टेट्राड, 4 chromatids of 2 homologous chromosomes. So now in this stage tetrad clearly visible. Actually students टेट्राड तो यहाँ भी फॉर्म हो गया है। आप इसको ऐसे समझो, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, दोनों में 2-2 थ्रेड्स हैं क्रोमैटिन के, ये इस तरह से ज्वाइन हो गए। लेकिन अभी ये दिख कैसे रहे थे, जैसे एक ये है और एक ये है। अब क्या हुआ, ये दोनों ऐसे दूर दूर हो गए, ये वाले दूर दूर हो गए, तो अब दिखने 4 लगे हैं। तो इसे बाइवेलेंट बोला और इसे टेट्राड कह दिया। ऑलराइट, सो बाइवेलेंट क्लियरली सीन इन जाइगोटीन एंड टेट्राड क्लियरली सीन इन पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होगा, आइए अब हम जो डायग्राम बनाएंगे उसको टेट्राड के फॉर्म में बनाएंगे, लाइक दिस। ये सेकंड पेयर है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, अभी भी स्टिल अटैच्ड। दिस इज द सेकंड पेयर। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन, अब इनका आपस में, जैसे ये 4 थे, ये दोनों क्या है आपस में, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। पर अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं। इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। इसका कुछ डीएनए इधर आ जाएगा, इसका कुछ डीएनए इधर चला जाएगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, लाइक दिस। क्रॉसिंग ओवर होगी, इसी तरह से यहां पे भी क्रॉसिंग ओवर होगी। दैट मीन्स इसका डीएनए यहां, इसका डीएनए यहां, इसका डीएनए इस पे चला गया, इसका डीएनए इस पे चला गया। दैट मीन्स व्हाट हैपेंस इज देयर इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पैकाइटीन में होती है क्रॉसिंग ओवर, विच मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बिटवीन किनके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। किसके बीच हो रही है स्टूडेंट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, सेम इंफॉर्मेशन है, उन दोनों के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर जब हो गई स्टूडेंट, तो अब ये वाला जो क्रोमोसोम है ये चेंज हो गया, इसके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आ गई है जो डिफरेंट है पेरेंट से। फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्रोमोसोम के पास आई कलर, बहुत सारे जीन्स थे, इस पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन थी। सपोज इस पे जो आई कलर की इन्फॉर्मेशन थी फादर से आई थी ब्लैक कलर की, इस पे मदर की इन्फॉर्मेशन थी ब्लू कलर की। इसके ब्लू कलर वाले जीन्स इस पर आ गए, इसके ब्लैक वाले जीन्स इस पे चले गए। तो जब ये क्रोमोसोम जिस भी सेल के अंदर जाएगा
उसके पास बाकी इंफॉर्मेशन तो फादर की जैसी है, पर जो आई कलर है वो कैसा आ जाएगा, मदर जैसा आ जाएगा। तो इस तरह से जो वेरिएशंस हैं वो आ गए, इसीलिए हम अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, वी आर नॉट कार्बन कॉपी। हम में कुछ कैरेक्टर्स अपने मदर के हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर के हैं, बट कुछ कैरेक्टर्स हमारे डिफरेंट हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिकॉम्बिनेशन कर रहा है ये जीन्स का। ऑलराइट, सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकाइटीन स्टेज एंड दिस क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ population. Now what happens in the next stage? Let us study. Fourth stage is diplotin. डिप्लोटीन में क्या होगा स्टूडेंट्स, आइए बना लेते हैं हम। ये तो इसी का पार्ट है ना, टेट्राड। ये मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आई ड्रॉ एन एरो। नाउ व्हाट हैपेंस इन डिप्लोटीन। ये डिप्लोटीन सेल है, अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेंट्रोसोम्स और दूर दूर हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर काफ़ी फॉर्म हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है अभी भी, लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो सीढ़ी थी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये डिसॉल्व हो जाता है, ये घुलने लगता है। और जब ये डिसॉल्व होता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि यही उनको बाइंड कर रहा था। ये पूरी सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से सेपरेट नहीं होते। अब आप इसको इमेजिन करिएगा, समझिएगा, जैसे ये दो क्रोमोसोम्स हैं। ऑलराइट, ठीक है, हम इसको 4 बना लेते हैं। ये इसके इस तरह से है ये, और इस तरह से है ये। ठीक है, मैं आपको इसको अपनी फिंगर से अगर दिखाऊं, ये 4 क्रोमोसोम्स, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये इसके 2 क्रोमैटिड्स हैं, ये इसके 2 क्रोमैटिड्स हैं। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया है, नॉन सिस्टर के बीच में। अभी ये पूरा क्रोमोसोम आपस में जॉइन था, अब इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है वो डिसॉल्व हो गया, तो ये दूर दूर जाने लगेंगे। पर जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है उस जगह पर दूर नहीं जाएंगे। तो जब आप देखोगे तो जहाँ क्रॉसिंग हुई है वहाँ पे आपको एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा, इसे कहते हैं कियाज्मा। सो नाउ व्हाट हैपन्स, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। ये एक क्रोमोसोम है, इसी का मैं ये दूसरा बना देती हूँ, एक और। इस पे अब ये येलो पार्ट लग गया है, दूसरे क्रोमोसोम का जीन आ गया है इस पर भी, क्रॉसिंग ओवर के कारण जो पेकाइटीन में हुई है। और ये जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है अब ये दूर हो गया है, नाउ दे आर नॉट टुगेदर। और इस पर ये पिंक वाला पार्ट है। ऑलराइट, लाइक दिस। नीचे से तो दूर हो गए, पर जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां अभी भी ये जुड़े हुए हैं। इस जुड़ने के कारण ये जो एक्स जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया है, दिस इज कॉल्ड कियाज्मा। ये ची स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, CHI। ची का मतलब होता है एक्स, ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्या हुआ है स्टूडेंट्स इस स्टेज में, आइए लिख लेते हैं। नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड। इसके कारण से क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो जुड़े हुए थे, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं हुआ है, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वहां पर ये अभी भी जुड़े हुए हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसके रिजल्टेंट क्या हुआ, इसमें कियाज्मा फॉर्मेशन। What is chiasma? It is X-shaped structure at the site of crossing over. Very very important. chiasma किस में बनता है, ठीक है। तो पहले में बुके स्टेज है, लॉन्ग स्लेंडर। सेकंड में साइनैप्स बन रहा है। थर्ड में क्रॉसिंग ओवर हो गई, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। फोर्थ में ये अलग हो रहे हैं, chiasma फॉर्म हो गया।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्टेज, दैट इज डाइकाइनेसिस। इस स्टेज में स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम इस तरह से इसे फॉर्म कर देंगे। दिस इज अ कंप्लीट स्पिंडल फाइबर। ऑलराइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, तो आइए लिख लेते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स फर्स्ट। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये कंप्लीट हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्लस और क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स, जो ये क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये किस तरह से सेपरेट होते हैं इसको अच्छे से समझें आप। जैसे फॉर एग्जांपल ये थे, यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, ये ऐसे हैं, मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको। ये जो क्रॉस ओवर जब होता है, ठीक है, ये सपोज ऐसे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे अलग हो जाएं झटके से, ऐसा नहीं होता। सपोज यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो पहले ये ऐसे धीरे 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 एंड तक आएगा और फिर ये सेपरेट होगा। अगर क्याज्मा एक्स बीच में हुआ है कहीं क्रॉसिंग ओवर, तो वो डायरेक्ट ऐसे सेपरेट नहीं होते हैं, दे डोंट सेपरेट। जैसे सपोज ये 4 थे, ठीक है, इस तरह से यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो ये ऐसे सेपरेट नहीं होता, ये पहले एंड पे पहुँचेगा स्ट्रक्चर, जीन्स जितने भी क्रॉसिंग ओवर वाले जीन्स हैं, देन दे विल सेपरेट लाइक अ जिप, लाइक दिस। ये जो क्याज्मा एंड पे, टर्मिनल पे पहुंच रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा। दिस हैपन्स इन द डाइकनाइसिस स्टेज। सो नाउ लेट अस राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, दैट इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा। कई बुक्स में स्टूडेंट्स इसे डिप्लोटीन में भी लिखते हैं, बट ये डाइकनाइसिस में होता है। तो अब इस तरह से ये एक क्रोमोसोम इधर, एक इधर, और इसमें ये येलो पार्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इसमें ये पिंक पार्ट भी है क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम से अब अलग हो गए हैं, इनमें कुछ वेरिएशन आ गया है। और इस प्रोफेज के एंड में वही 3 इवेंट्स हो चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस हैज डिसअपियर्ड, स्पिंडल फाइबर हैज फॉर्म्ड, क्रोमोसोम्स हैव फॉर्म्ड, लेकिन साथ में क्रॉसिंग ओवर के कारण जेनेटिक वेरिएशंस भी हो गया है। अगर हम इस प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर देखें लास्ट में, तो अभी भी क्रोमोसोम नंबर कितना है? 4, और डीएनए अभी भी कितना है जो डबल हो चुका है, यानी कि 4C। इसमें कोई चेंज अभी नहीं आया है। आप इसको अच्छे से ड्रॉ करिए, फिर हम देखेंगे व्हाट विल हैपन इन मेटाफेज 1। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। So now students, let us understand now what happens. So we'll talk about metaphase 1. मेटाफेज 1 स्टूडेंट्स, अगर आपको माइटोसिस याद हो तो माइटोसिस के मेटाफेज में क्या हो रहा था, सारे क्रोमोसोम्स जो थे उनके सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे थे और वो सब एक लाइन में अरेंज हो रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स 2 लाइंस में अरेंज होंगे, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं 23 एक लाइन में, 23 एक लाइन में। इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन सेल, सो नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज अ सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है, हम उसे नहीं ड्रॉ करेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो चुका है, लाइक दिस, ऑलराइट। अब मेटाफेज में, माइटोसिस में सिंगल प्लेन में अरेंज होते हैं, यहाँ पे 2 प्लेन्स में अरेंज होंगे। ये क्रॉस्ड ओवर हो चुके हैं, इसलिए मैंने इनमें ये भी दिखाया है दूसरा कलर, ऑलराइट। दे आर अरेंज्ड इन 2 प्लेन स्टूडेंट्स, यानी कितनी मेटाफेजिक प्लेट्स बन रही हैं? 2। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। नंबर 1,
centromeres attached to spindle fibers, सेम जैसा माइटोसिस में हुआ था, टू स्पिंडल फाइबर्स, बट माइटोसिस से डिफरेंट क्या हो रहा है, दैट homologous chromosomes are arranged in two planes at equator. Now this is important, एक प्लेन नहीं है, two planes at equator. That means there are two metaphasic plates. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसी के कारण क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, काउंट करें आप, कितने दिख रहे हैं आपको क्रोमोसोम्स, 4, और डीएनए अभी भी कितना है, सेम 4C, कोई चेंज नहीं, एस फेज से लेके मेटाफेज तक कोई चेंज नहीं आया है, माइटोसिस में भी कोई चेंज नहीं आया था। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। Anaphase 1, what happens? Now this is very important. क्यों, देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये सेल, सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर्स, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वही स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग होगी जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था, लेकिन यह सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ ये वाले जो दो हैं ये इधर चले जाएंगे और ये वाले 2 इधर चले जाएंगे, यानी होमोलोगस पेयर के जो मेंबर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर ब्रेकिंग नहीं हो रही है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना शुरू हो गया है जैसा कि माइटोसिस में था। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये शॉर्टन हो रहे हैं एंड ये क्रॉस्ड ओवर है, ये सेकंड पेयर है, ऑल राइट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन एनाफेज, लेट अस राइट डाउन, नंबर 1, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और होमोलोगस पेयर, एक्चुअली पेयर नहीं है, पास पास में है, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा, नो ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रोमियर के टूटने के कारण ही यहाँ पर माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ था, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा। सेंट्रोमियर्स अगर काउंट करोगे तो अभी भी 1, 2, 3 एंड 4 ही हैं। All right, now what happens? Each member moves to opposite poles, same वही जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था, 1 मिलीमीटर पर आवर 30 ATP यूज होगी, दे विल मूव टू ऑपोजिट पोल्स, और ये क्यों होगा, ड्यू टू सेम पॉइंट, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग के कारण, ठीक है, इस तरह से ये क्रोमोसोम्स दूसरी पोल्स की तरफ मूव करेंगे। आइए अब इसमें देखते हैं कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 1, 2, 3, 4, सेम 4, अभी सेल पूरा डिवाइड नहीं हुआ है तो क्रोमोसोम कितने, 4, और डीएनए कितना है, वही सेम 4C, यानी कि मियोसिस 1 में मेटाफेज और एनाफेज के क्रोमोसोम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आया, जबकि माइटोसिस में ये नंबर डबल हो गया था बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर। एनाफेज में डबल होके 2 तो इक्वल आ गए थे, लेकिन यहाँ तो डबल ही नहीं हुआ, यानी अब जब सेल डिवाइड करेगा तो दोनों सेल्स में आधे आधे क्रोमोसोम्स पहुंचेंगे, यानी इसमें 2 और इसमें भी 2। This is the basis for reduction in the chromosome number. Which stage is responsible? Anaphase is responsible. So now let us write down that this is basis for reduction
इन क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ है. क्रोमोसोम नंबर 2 हाफ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज द बेसिस? दिस इज द बेसिस. ये जो है ये बेसिस है इस चीज का. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट एनाफेज. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन टीलोफेज. क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे मियोसिस का एनाफेज माइटोसिस के एनाफेज से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर की ब्रेकिंग नहीं हुई है. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? नाउ लेट अस राइट डाउन द फोर्थ स्टेज ऑफ मियोसिस 1, दैट इज टीलोफेज 1. टीलोफेज जो है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, यानी प्रोफेज का ठीक उल्टा, जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज. ओके, इसमें जो साइटोकाइनेसिस काफ़ी हो चुका है. लाइक दिस साइटोकाइनेसिस हैज हैपेंड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो गई है विद द न्यूक्लियस. दीज आर द सेंट्रियोल्स. और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसरप्ट हो रहे हैं बीच के. हम इन्हें डॉटेड बना देते हैं. दे आर गेटिंग डिसरप्टेड. और जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 क्रोमोसोम्स एक तरफ मूव कर गए हैं. 2 क्रोमोसोम्स हैव मूव्ड ऑन टू द अदर सेल एंड दे हैव डीकंडेंस्ड टू फॉर्म द chromatin threads, exactly opposite of prophase. So what are the changes that is happening? Number 1, nuclear membrane from ER, same जो हमने माइटोसिस में लिखा था, and nucleolus from NOR of SAT chromosomes, अगर आपको याद हो, reappears. All right. Then spindle fibers will dissolve. So dissolution of spindle fibers, and then chromosomes will decondense back to form chromatin. So decondensation of chromosomes into chromatin fibers or threads. All right. इस सेल में अगर आप देखें अभी भी ये सेल डिवाइड नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम का नंबर है अभी भी वो कितना है? 4. और जो डीएनए है वो भी अभी भी कितना है? 4C, क्योंकि सेल अभी डिवाइड नहीं हुआ. सेल डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस 1 के बाद. सो नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस 1. ऑलराइट, साइटोकाइनेसिस 1 के बाद में क्या होगा? देयर विल बी 2 डॉटर सेल्स. लेट अस ड्रॉ देम. दिस इज 1, दिस इज द सेकेंड डॉटर सेल. ये दोनों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों का न्यूक्लियोलस और दोनों का सेंट्रोसोम, और दोनों में ही हाफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए हैज गॉन. ऑलराइट, सो दीज आर द 2 डॉटर सेल्स. हर डॉटर सेल की अगर हम बात करें तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स आ गए हैं स्टूडेंट्स? 4 का हाफ यानी 2, और डीएनए 4C का हाफ यानी 2C. ऐसे ही इसमें भी क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2 एंड डीएनए इज 2C. डिवाइड हो गया है स्टूडेंट्स. अगर आप इसको पेरेंट सेल से कंपेयर करोगे तो पेरेंट सेल में भी डीएनए कितना था? 2C ही था, जो S फेज के बाद 4C बना था और एंड में जाके वापस 2C हो गया. यानी कि डीएनए यहाँ हम लिख सकते हैं दैट एट एंड ऑफ मियोसिस 1 व्हाट इज हैपनिंग? नंबर 1, डीएनए कंटेंट same as parent cell 2C, but पेरेंट सेल में जो डीएनए था वो 4 क्रोमोसोम्स फॉर्म करता था, जबकि यहाँ पर वो पूरा डीएनए कितने क्रोमोसोम के मटेरियल में है? 2 में. सो दैट मीन्स द
chromosome number is half as parent cell. So DNA content is same but chromosome is half. So meiosis 1 के एंड में सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था. So this is the reductional division. So at the end of meiosis 1, 2 daughter cells are formed having the same amount of DNA but half number of chromosomes as that of parent cell. Now what happens? ये सेल वापस से प्रिपेयर करेगा अपने आप को एक और डिवीजन के लिए. तो अब यहाँ पर एक शॉर्ट प्रिपरेटरी फेज आएगा जिसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस. ये बिल्कुल स्टूडेंट्स इंटरफेस की ही तरह है, लेकिन इसमें एस फेज नहीं है, यानी डीएनए की डबलिंग नहीं होगी. सो व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? लेट अस राइट. इट इज अ शॉर्ट प्रिपरेटरी फेज किसके बीच में? बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. इंटरफेस तो मियोसिस 1 के पहले हो चुका है. बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 2 और इसमें G1 और G2 प्रेजेंट है बट नो डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए अब डबल नहीं होगा. अब कितना डीएनए रहेगा? 2C डीएनए ही रहेगा. नो डीएनए रेप्लिकेशन, दैट मीन्स S स्टेज एब्सेंट. ऑलराइट. सो नाउ ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, इन्होंने वापस से अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा लिया है. इनके अंदर वापस से सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो गए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गया है और एनर्जी ATP फॉर्म हो गई है, लेकिन इनका डीएनए डबल नहीं हुआ. इसीलिए जब ये डिवाइड करेंगे और ये 2 सेल बनाएगा तो दोनों में C डीएनए दे देगा, आधा डीएनए. यानी पेरेंट से डीएनए कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. और इसमें भी जो 2 सेल्स बनेंगे दोनों में C एंड C, यानी डीएनए भी क्या हो जाएगा? हाफ. मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है केवल स्टूडेंट्स. डीएनए अभी भी पेरेंट सेल के बराबर है, वो मियोसिस 2 के बाद हाफ होगा. कैसे? अभी हम देखते हैं. आप इसको नोट डाउन करें, देन वी विल सी. प्लीज नोट इट डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स, मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है. उनका प्रिपरेटरी फेज जो सेकेंड है, इंटरकाइनेसिस, कंप्लीट हो गया है. अब सेल एंटर करेगा मियोसिस 2 में, ये जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं. सो नाउ वी विल स्टडी मियोसिस 2. मियोसिस 2 में भी पहले क्या होगा? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस 2 होगा. तो आइए यहाँ लिख लेते हैं हम. फर्स्ट देयर विल बी कैरियोकाइनेसिस 2, यानी इन दोनों डॉटर सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और लास्ट में उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, जिससे इन 2 से 4 सेल्स बन जाएंगे. सो साइटोकाइनेसिस 2 विल हैपन. कैरियोकाइनेसिस में वापस से क्या क्या होगा? प्रोफेज 2, ऑलराइट, देन मेटाफेज 2, then anaphase 2 and then telophase 2. telophase 2 और टीलोफेज 2 के बाद में ये साइटोकाइनेसिस में एंटर करेगा. ठीक है. जो मियोसिस 2 है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल एग्जैक्टली माइटोसिस है, आप ये मान लीजिए. तो मियोसिस 2 को कहते हैं माइटोसिस लाइक डिवीजन. एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस, माइटोसिस लाइक डिवीजन. और क्योंकि ये माइटोसिस जैसा है तो क्रोमोसोम नंबर जो सेल मियोसिस 2 के अंडरगो करेगा बिल्कुल उसकी जितने ही रहेंगे, यानी कि इट इज़ ऑल्सो इक्वेशनल डिवीजन. बट अगर टोटल मियोसिस की बात करें, मियोसिस 1 रिडक्शनल है, मियोसिस 2 इक्वेशनल है, बट अगर हम टोटल मियोसिस की बात करें तो उसे रिडक्शनल ही कहते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम और डीएनए दोनों ही एट द एंड हाफ हो रहा है. बट अगर पर्टिकुलरली मियोसिस 2 की बात करें तो इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस. नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं.
कि जो मियोसिस 2 में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो मियोसिस 1 के कंपैरिजन में 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब समझिएगा, स्पिंडल फाइबर इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस इन मियोसिस 1। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मियोसिस 1 में हमने कैसे बनाए थे स्पिंडल फाइबर्स, इस तरफ ऐसे सेंट्रोसोम थे, इस तरह से फाइबर्स थे, सेल ऐसे डिवाइड हुआ था। अब जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो इस पोल्स पे बनेंगे, अपसाइड डाउन, ताकि सेल इस तरह से डिवाइड हो। हमेशा मियोसिस 1 का और मियोसिस 2 के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, बिल्कुल सेम, एकदम एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसे। आइए लिख लेते हैं क्या होगा प्रोफेज में। सबसे पहले क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। सबसे पहले क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब तक आपको रटा होना चाहिए। बताइए और क्या होगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, सो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। देन नेक्स्ट क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल डिसअपियर। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये दो सेल्स हैं, दोनों डॉटर सेल्स जो फॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी। हम इसे इस तरह से दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, मैंने ऐसे दिखा दिया, डिसअपियरिंग। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक्चुअली हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, लाइक दिस। ये इधर इसका दिखा देते हैं, ऑलराइट। और क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। कितने क्रोमोसोम बनाओगे अब एक डॉटर सेल में, कितने आए हैं, 2 and 2। सो दिस इज 1 क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम, इसका ये क्रोमोसोम हो गया, ऑलराइट। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। यहाँ पे हम लेबल कर देते हैं, दिस इज B, ये डिसअपियरिंग है C, और ये क्रोमोसोम्स बन गए हैं A। ये 3 इवेंट्स हो रहे हैं, सेम जैसा माइटोसिस में हो रहा था। अब नेक्स्ट क्या होगा, मेटाफेज में सेम माइटोसिस में क्या था, सेंट्रोमियर्स अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स, ऑलराइट। और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन, एक प्लेन में अरेंज हो गए थे। So next is that all chromosomes align at equator in one plane, exactly like mitosis। आइए देखें कैसे होगा ये। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे, सेंट्रोसोम्स पहले हमने राइट टू लेफ्ट बनाए थे, अब हमने टॉप टू बॉटम बना दिए 90 डिग्री पे। दिस इज द स्पिंडल फाइबर। ये इस सेल का बना देते हैं, 2 सेंट्रियोल्स, एंड दिस इज द स्पिंडल फाइबर, ऑलराइट। और क्रोमोसोम्स को हमको अरेंज करना है इक्वेटर पे, लाइक दिस। सेंटर में अरेंज्ड है क्रोमोसोम्स। दिस इज द मेटाफेजिक प्लेट, ऑलराइट। दिस इज मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेल की, तो इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्रोमोसोम्स 2 हैं, और डीएनए कितना है, डीएनए स्टूडेंट्स डबल नहीं हुआ है, तो जो 2C था वही है 2C, सेम इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें तो अभी भी क्रोमोसोम्स कितने हैं, वही सेम 2, और डीएनए डबल नहीं हुआ है, यानी कितना है, सेम 2C, ऑलराइट। नाउ एनाफेज सेम, यहाँ पे सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होंगे, सेपरेट होंगे। सो व्हाट हैपन्स हियर इज
स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग और ब्रेकेज एक ही बात है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स। इसके कारण से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। सो मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ये सेपरेट होकर टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो गया है लेट एनाफेज में, सेम लाइक दिस। ये स्पिंडल फाइबर्स, ये सेंट्रोसोम है, स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक हो गए हैं, शॉर्टन हो गए हैं लाइक दिस। और जो क्रोमोसोम था उसका सेंट्रोमियर टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो अब दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग मूव करेंगे और हर सिस्टर क्रोमैटिड को एक क्रोमोसोम माना जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ सेंट्रोमियर हैज इंक्रीज्ड। सो नाउ व्हाट विल हैपन, like this. All right, so what has happened now that इनके बीच में ये हैं स्पिंडल फाइबर्स, जिन्हें हमने, अगर आपको याद हो माइटोसिस में, एक तो ये हैं जो पूरे सर्कल्ड हैं, पूरे जॉइंड हैं लाइक दिस, ये दीज आर द कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, इस तरह से ये कंटिन्यूअस हैं, पोल टू पोल अरेंज्ड, और इस तरह से हैं ये वाले जो हैं इनको हमने कहा था इंटर जोनल, और ये जो हैं दीज आर द ट्रैक्टाइल। इनके पुलिंग के कारण से ये इधर मूव करेंगे, ये वाले इधर मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, इसमें अगर हम देखें एक में, तो अब क्रोमोसोम कितने कहेंगे हम, 1 2 3 4, क्योंकि सेंट्रोमियर ब्रेक हो गए हैं तो क्रोमोसोम इज 4, पर डीएनए अभी भी कितना है, सेम 2C। बिल्कुल माइटोसिस की तरह यहाँ पे भी एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया है। ऑलराइट, एंड नाउ टेलोफेज 2 विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। इसमें क्या क्या होगा, नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स ER और NOR रीजन से, देन स्पिंडल फाइबर्स डिसॉल्व हो जाएंगे, so dissolution of spindle fibers and chromosomes decondense to form chromatin. So decondensation of chromosomes into chromatin, exactly reverse of prophase। कैसे दिखाएंगे हम, अब ये सेल काफ़ी डीपन कर गया है लाइक दिस, इस तरह से अब 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, सबकी अपनी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सबके पास अपना सेंट्रोसोम है, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल, और सबके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड है। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इन दोनों सेल्स में एक को अगर हम इसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस पर्टिकुलर सेल, तो इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, जो इसमें 4 थे वो 2 इधर चले जाएंगे, 2 इधर, तो क्रोमोसोम्स कितने हो गए 2, और डीएनए जो 2C था वो कितना रह जाएगा, C इन ऑल 4 डॉटर सेल्स, सब में ही क्रोमोसोम्स 2, लेकिन अभी ये डिवाइड नहीं हुआ, तो अभी इस सेल में कितना मानेंगे अपन, 4 ही मानेंगे, और डीएनए कितना कहेंगे, अभी 2C मानेंगे। ठीक है, चारों में, 4 नहीं, अभी तो 2 ही बने, सॉरी अभी कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस होगा, नाउ साइटोकाइनेसिस विल कंप्लीट, और साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट होगा
तो 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम and DNA, which is in the form of chromatin threads. Now each daughter cell has, क्या है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2, और DNA कितना है, C. और टोटल डॉटर सेल्स कितनी बनी है, 4. ऑलराइट, तो हमने जो पेरेंट सेल था उसमें 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था और डीएनए था 2C. मियोसिस 1 के बाद डीएनए तो 2C ही रहा, क्योंकि वो एस फेज में डबल होकर डिवाइड हुआ था, तो डीएनए तो बराबर 2C ही रहा, लेकिन क्रोमोसोम्स बचे 2 एक सेल में और 2 एक सेल में, क्योंकि एनाफेज में सेंट्रोमियर की ब्रेकिंग नहीं हुई थी. तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया यानी 2, और डीएनए कंटेंट हो गया हर डॉटर सेल का 2C. मियोसिस 2 के बाद में क्योंकि डीएनए की डबलिंग नहीं हुई, तो ये 2C जो है ये कन्वर्ट हो गया C में, यानी डीएनए मटेरियल हो गया हाफ, पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो अभी भी 2 ही रहा, जैसा कि मियोसिस 1 के एंड में था. अभी भी कितना रहा, ये 2C रहा. ऑलराइट, टोटल मियोसिस की बात करें पेरेंट सेल के कंपैरिजन में, तो क्रोमोसोम नंबर भी 4 से 2 हो गया है और डीएनए भी 2C से C हो गया है. सो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, लेट अस राइट दैट एट एंड ऑफ meiosis 2, what happens, DNA content becomes half, is halved, whereas chromosome number remains same. Chromosome number same as at end of meiosis 1. meiosis 1 के एंड में जितने थे उतने ही क्रोमोसोम्स रहे सेम, लेकिन ये ऑलरेडी हाफ हो चुके थे. तो पेरेंट सेल से कंपेयर करेंगे तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया और मियोसिस 2 के बाद डीएनए आधा हो गया. कुल मिला के डीएनए क्रोमोसोम दोनों हाफ हो गए, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन इज द मियोसिस डिवीजन. आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें और फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मेक अ नोट ऑफ इट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी हैव सीन what happens at the end of meiosis 1, what happens at the end of meiosis 2. आइए इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं. what happens at the end of meiosis. so at the end of meiosis यानी meiosis 1 and meiosis 2 दोनों के बाद में क्या होता है, टोटल कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं, 4, जबकि माइटोसिस के बाद टोटल कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 2. सो 4 daughter cells are formed. This is an important difference. 4 daughter cells are formed. Mitosis में 2 बनते हैं and each have chromosome number and DNA content half as that of parent cell. पेरेंट सेल की बात कर रहे हैं जो मियोसिस 1 में एंटर हुआ था, उसके कंपैरिजन में ये चारों डॉटर सेल्स में डीएनए भी आधा है, क्रोमोसोम भी आधा है. क्रोमोसोम तो मियोसिस 1 के बाद आधा हुआ है और डीएनए कंटेंट मियोसिस 2 के बाद हाफ हुआ है. ईच हैव बोथ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट हाफ्ड. ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड why this meiosis is important, why this is needed. So significance of meiosis. Significance of meiosis.
क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स? गैमीट्स फॉर्म जो होते हैं वो मियोसिस से होते हैं, ताकि जब वो दोनों गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाएं तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रह सके, वो चेंज ना हो. सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज इट हेल्प्स इन maintains the chromosome number in a species. Chromosome number in species in sexual cycle. जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है उनमें क्रोमोसोम नंबर को ये फिक्स करके रखता है. कैसे? जैसे ये एक मेल है, ह्यूमंस की बात करें 2n = 46, ये फीमेल है, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं. इन दोनों में ही क्या होगा? मियोसिस होगा इन दोनों सेल्स में, जर्म सेल्स में. तो बनेगा एक स्पर्म, और स्पर्म जो है इसमें क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगे. n = 23. हैप्लॉइड है ये, ठीक है. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया है. डिप्लॉइड से पेरेंट सेल डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड बने हैं, ठीक है. और ऐसे ही 23 क्रोमोसोम्स ओवम के अंदर होंगे क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड हुए हैं. और जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन, इसके रिजल्टेंट जो जाइगोट फॉर्म होगा उसमें वापस से कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 46. फिर ये जाइगोट जो है ये वापस से जाके अडल्ट बना लेगा, आइदर मेल और फीमेल, डिपेंडिंग अपॉन उस पर XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है. अगर ये मियोसिस नहीं हुआ होता, अगर यहाँ माइटोसिस हुआ होता, तो स्पर्म और ओवम दोनों गैमीट्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होते. जो जाइगोट बनता उसमें 92 क्रोमोसोम्स होते और वो इंसान तो पक्का नहीं बनता, पता नहीं कौन सी स्पीशीज़ बन जाता. इस तरह से ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज़, इसे फिक्स रखने में हेल्प करता है मियोसिस. नाउ द सेकेंड सिग्निफिकेंस ये है स्टूडेंट्स कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुई है, जिसके कारण से वेरिएशंस आते हैं एक पॉपुलेशन में. इनमें से जो सबसे बढ़िया बेस्ट वेरिएशंस हैं उन्हें नेचर सिलेक्ट कर लेती है और इसी तरह से एवोल्यूशन हैज़ हैपेंड. सो क्रॉसिंग ओवर in Pectine stage leads to variations, all right, leads to variations, and nature selects the best variation. हम जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर सिलेक्शन है ये, नेचर सिलेक्ट्स द बेस्ट वेरिएशंस. Hence, it helps in evolution. तो एवोल्यूशन कौन से टाइप के सेल डिवीजन के कारण हो रहा है? मियोसिस के कारण. अगर माइटोसिस होता तो कभी एवोल्यूशन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते. एग्जैक्टली जैसा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वैसे ही उसकी कॉपी बनती जाती. ऑलराइट, सो दिस इज द सेकेंड सिग्निफिकेंस. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक नोट लिख रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मियोसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. इसके न्यूमेरिकल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम इसका डिस्कशन करेंगे कमिंग क्लासेस में. नोट ये है स्टूडेंट्स कि एक मियोसिस के एंड में फीमेल गैमीट 1 बनता है. ऑलराइट, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 4 सेल्स ही बनते हैं, डॉटर सेल्स, पर उसमें से 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, पोलर बॉडी बनाते हैं. आप इसको 12th में रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे. और जो एक है वो फीमेल गैमीट एग बनाता है, यानी कि 1 एग और फीमेल गैमीट फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मियोसिस. एक मियोसिस से एक एग बनेगा. सपोज आपको 25 एग्स बनाने हैं तो आपको कितने मियोसिस चाहिए करने पड़ेंगे? 25 सेल्स के अंदर मियोसिस होना चाहिए, तब 25 एग्स बनेंगे, क्योंकि 3 डीजनरेट हो जाते हैं. जबकि जब मेल गैमीट बनता है तो वो चारों के चारों फंक्शनल रहते हैं. सो
4 स्पर्म्स, एक मियोसिस से मेल गैमीट्स कितने बनेंगे? पूरे 4 के 4 फंक्शनल हैं फ्रॉम 1 मियोसिस। 4 स्पर्म्स, 4 के 4 फंक्शनल हैं। तो अगर हमको 2 स्पर्म्स बनाने तो हमें कितना मियोसिस चाहिए? 1 मियोसिस। 3 बनाने तो भी 1 मियोसिस। 4 बनाने 1 मियोसिस। हमें 5 स्पर्म्स चाहिए तो कितने मियोसिस चाहिए? 2 मियोसिस। 1 मियोसिस से 4 बन जाएंगे और दूसरे से भी 4 बनेंगे, जिसमें से हम 1 को यूज़ ले लेंगे। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्सेप्ट साइप्रस प्लांट, ये साइप्रस प्लांट जो होता है स्टूडेंट, इसमें भी 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन उसमें से 3 नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ओनली 1 स्पर्म फंक्शनल, ओनली 1 मेल गैमीट फंक्शनल, जस्ट लाइक फीमेल गैमीट। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये एक एक्सेप्शन है। ऑलराइट, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्विकली एक और नोट पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिस्कशन क्लास। प्लीज नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से लर्न होना चाहिए आपको कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, हम इसे ह्यूमंस में तो स्पर्म और ओवम बोल रहे हैं, प्लांट्स में जो क्वेश्चन आएगा वो मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर करके आता है। ऑलराइट, एक और हम नोट लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमें n नंबर ऑफ जाइगोट बनाने हैं या सीड या फ्रूट बनाना है, तो कितने मियोसिस लगेंगे? सो टू फॉर्म n नंबर ऑफ जाइगोट और सीड और फ्रूट, जो मेल और फीमेल गैमीट से फ्यूज होके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कितने मियोसिस लगेंगे? n इंटू 1.25 मियोसिस रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर जो इसका आंसर है वो फ्रैक्शन में आएगा तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ लिख देते हैं, इफ आंसर इन फ्रैक्शन देन राउंडेड ऑफ। राउंड ऑफ समझते हो आप? जैसे आपको किसी को 1 रुपी 75 पैसा देना है, तो आप बोलते हैं 75 कहाँ से लाऊं, तो 2 रुपये रख ले, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर 1 रुपये 25 पैसा देना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 25 पैसा अपने पास रख लेते हैं, हम उसको बोलते हैं तू 1 ही रुपये ले ले। यहाँ ऐसा नहीं है, 1.25 आंसर आए, चाहे 1.5 आए, चाहे 1.75 आए, हमको इसको कितने रुपए देने हैं? 2 रुपये, यानी कितने मियोसिस मानेंगे? 2 मियोसिस मानेंगे। आइए इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज वी वॉन्ट लेट्स से 1 जाइगोट, एक जाइगोट, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कितने मियोसिस चाहिए? मियोसिस नंबर 1 इंटू 1.25, यानी 1.25, इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कितना हो गया? 2, यानी हमें कितने मियोसिस चाहिए? 2 मियोसिस। क्यों? 1 मियोसिस से तो क्या बनेगा? एग बनेगा। 1 मियोसिस से 1 एग बनेगा, हमने अभी अभी पढ़ा है ये। और 1 मियोसिस से 4 स्पर्म्स बनेंगे, जिसमें से 1 स्पर्म इस जाइगोट को बनाने के काम आ जाएगा। सो 1 मियोसिस इज फॉर 1 स्पर्म, 1 स्पर्म। बनेंगे तो 4, लेकिन हम तो जाइगोट 1 ही बनाना है, हम उसमें से 1 को यूज कर लेंगे। ऑलराइट, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी वॉन्ट 100 जाइगोट या 100 फ्रूट्स या 100 सीड्स, 100 जाइगोट्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। 100 चाहिए, n मतलब 100 है, 100 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा? 125। कितने मियोसिस चाहिए? 125। कैसे? बहुत सिंपल है, 100 एग लगेंगे,
100 जाइगोट बनाने के लिए और 100 ही स्पर्म्स चाहिए। तो 100 एग, एक एग के लिए एक मियोसिस चाहिए, तो 100 एग्स बनाने के लिए कितने चाहिए? 100 मियोसिस, ठीक है। और एक मियोसिस से 4 स्पर्म्स बन जाते हैं, 4 स्पर्म्स एक मियोसिस से बन जाते हैं, तो 100 स्पर्म्स चाहिए। 100 स्पर्म्स कितने से बन जाएंगे? 25 मियोसिस से, सिंपल। 25 मियोसिस से क्या बन जाएंगे? 100 स्पर्म्स बन जाएंगे। आप लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरह से बताया, इसका लॉजिक भी बता दिया कैसे, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। एग्जाम में तो हमें क्विकली सॉल्व करना है, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 125 सीड्स। अब आप कहाँ 125 के बारे में सोचते रहोगे, आप तो सीधे 125 मल्टीप्लाई बाय 1.25, जितना भी आंसर आए, अगर वो पॉइंट्स में है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, खत्म। लॉजिक क्या है वो हमने समझ लिया। ऑलराइट, so students, with this we have completed the 10th chapter of NCERT book, that is the cell cycle and cell division। इसमें हमने एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस को डिटेल में स्टडी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, इट इज़ क्वाइट लाइक मैथमेटिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आते हैं। हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कशन क्लास में डील करेंगे। तब तक आप अच्छे से माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस को स्टडी कर लें। थैंक यू, टिल देन हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।